हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, ये H1B के इशू की वजह से आईटी सेक्टर के ऊपर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है और एक पैनिक की सिचुएशन बन गई है। लोग ये पूछ रहे हैं कि अब वो क्या करें। आज मुझे कई मैसेजेस आए, लोगों ने ये पूछा है कि क्या हम निकाल दें, क्या आईटी सेक्टर की कहानी ख़त्म हो गई है, आगे इसकी वजह से कितनी गिरावट होगी, H1B के इशू की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा। और इसके बारे में हमने कल के वीडियो में भी बात की थी, हमने समझने की कोशिश की थी और आपके साथ कई ऐसे डिटेल्स शेयर किए थे जो इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं। मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप उस वीडियो को जाके देखें। तो इस वीडियो में हम प्रिसाइसली इस बारे में बात करेंगे कि H1B इशू के वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ेगा और कोशिश करेंगे हम कंपनी लेवल पर भी बात करें। तो आइए H1B इशू के इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो H1B वीज़ा, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया से जब लोग यूएसए में जाकर काम करते हैं तो वो इन्हें ये वीज़ा लेना पड़ता है और वहाँ जाकर वो जो अपने क्लाइंट लोकेशन पर काम करते हैं। और सभी बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी H1 वीज़ा का इस्तेमाल करके अपने इंजीनियर्स को दूसरे देशों में भेजती हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि H1B वीज़ा का ट्रेंड क्या है, क्या ये पिछले कई सालों में बढ़ा है या घटा है, कितना बढ़ा है कितना घटा है। तो आइए इसको थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप देखिए कि 2015 से इसमें एक राइज देखने को हमें मिला और इसके बाद जो नंबर ऑफ वीज़ाज हैं वो ड्रॉप देखने को हमें मिले। 2020 में जब कोविड आया था तो एक सडन जंप हुआ, क्योंकि उस वक्त एक आउटसोर्सिंग का बूम हुआ था तो काफ़ी लोगों ने ट्रैवल किया और H1B का इस्तेमाल किया। लेकिन उसके बाद आप देखिए तो काफ़ी यहाँ पर हमें ड्रॉप देखने को मिला। इस साल अभी ईयर टिल डेट का डेटा है तो ये काफ़ी ड्रॉप देखने को मिल रहा है, लेकिन ऐसे उम्मीद है कि पूरे साल का भी अगर हम ऐड करेंगे तो बहुत ज़्यादा ये ऊपर नहीं जाएगा। तो अगर हम इसका लार्जर ट्रेंड देखें तो हमें क्या दिख रहा है कि H1B वीज़ा पर जो डिपेंडेंसी है उसे काफ़ी हद तक कम किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि जो ये ट्रेंड है ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो H1B वीज़ा पर कंपनी की डिपेंडेंसी कम की जा रही है क्योंकि ओवरऑल तो बिजनेस भी कम हो रहा है। AI, क्लाउड, इनकी जो है ज़्यादा डिमांड हो रही है और कोविड के बाद से जब ये प्रूव हो गया कि वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है तो अब कंपनीज इस बारे में ये बात कर रही है कि जब वर्क फ्रॉम होम किया जा सकता है तो आउटसोर्सिंग क्यों नहीं की जा सकती है। इसलिए H1B वीज़ा का अगर हम जो डिपेंडेंसी है वो देख रहे हैं कि वो लगातार घट रही है, लेकिन अभी भी अच्छी खासी डिपेंडेंसी है। तो उसी के इम्पैक्ट को हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो इसमें लेटेस्ट क्या है कि आप जानते हैं कि $1 लाख का जो फीस का प्रोविजन किया गया है, एक्स्ट्रा फीस का, वो पहले कहा गया था कि हर साल देना पड़ेगा, लेकिन अभी कहा गया कि वन टाइम देना पड़ेगा और वो जो अगले साल से H1B वीज़ाज होंगे उस पर देना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगर आप हमारी इंडस्ट्री का साइज देखें तो ये हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट है। $282 बिलियन की आईटी इंडस्ट्री है और इसी वजह से ट्रंप इस पर मार कर रहे हैं। वो आईटी इंडस्ट्री को हिट करके हमें डिस्कशन नेगोशिएशन टेबल पर लाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमसे डील कर लो, नहीं तो हम आपकी इंडस्ट्री को बर्बाद कर देंगे। ये प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस ट्रेंड में आप देख सकते हैं कि कैसे H1B एप्लीकेशंस में ज़बरदस्त हमें फॉल देखने को मिला है अगर हम पिछले सालों से कंपेयर करें। अब इसका जो वर्स्ट केस इम्पैक्ट पड़ने वाला है कि इसका ग्रोथ आउटलुक आईटी सेक्टर का 5% से घटकर 4% के CAGR में हो जाएगा नेक्स्ट 5 ईयर्स में। तो ये बात सही है कि ये इसकी ग्रोथ को इम्पैक्ट करेगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये इन कंपनीज को बर्बाद कर देगा। मिड टियर आईटी फर्म्स फेस मोर चैलेंजेस। जो छोटी कंपनीज हैं उनको ज़्यादा चैलेंज होगा, वही लार्ज फर्म्स लाइक TCS, इन्फोसिस आर कुशन्ड बाय US इन्वेस्टमेंट्स। तो इनका काफ़ी US में ऑफिस वॉफिस वो इन्होंने खोल रखा है, वहाँ पर इनके लोग हैं, काफ़ी सारे ग्रीन कार्ड होल्डर्स हैं, H1Bs हैं,
जो वहाँ पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो उस पर इसका इम्पैक्ट कम देखने को मिलेगा। अब अगर हम कंपनी बाई कंपनी देखें तो वीज़ा की क्या सिचुएशन है, H1B वीज़ास की क्या सिचुएशन है। तो अगर हम 2025 का डेटा देखें तो TCS में सबसे ज़्यादा H1Bs यूज़ होते हैं 5505। उसके बाद इन्फोसिस को आप देखिए तो काफ़ी आधे से कम हो जाते हैं, विप्रो भी काफ़ी कम है, HCL में भी आप देख सकते हैं करीब 1700 है, और उसके बाद बाकी कंपनीज का भी काफ़ी कम है। LTI में काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है ऐसा लगता है। अब अगर इनका लार्जर ट्रेंड अगर आप कंपनी बाई कंपनी देखेंगे, जैसे TCS है, अब ये करीब 9981 H1B वीज़ास 2022 में इन्होंने यूज़ किया था। अब आप देख सकते हैं कि ये आधे से कम हो गए हैं, करीब 50% का फॉल देखने को मिला है। इन्फोसिस में भी आपको दिखेगा कि लगभग उसी रेंज पर चल रहा है और इस साल तो काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। विप्रो में भी आप देखिए तो उन्होंने भी रिड्यूस किया है काफ़ी हद तक। तो आपको जो लार्जर ट्रेंड देखने को मिलेगा कि कंपनीज H1B वीज़ास पर अपनी डिपेंडेंसी को काफ़ी घटा रही है। अब अगर इस इशू का हम अर्निंग्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उनके EPS पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसको हम समझने की कोशिश करें तो ये एक रिसर्च एक ब्रोकिंग हाउस ने किया है और उसी का हम डेटा आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है कि FY27 में अगर हम देखें तो H1B वीज़ा का कंपनी बाई कंपनी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट परसिस्टेंट पर पड़ेगा। उनकी करीब 6% की रेवेन्यू का ड्रॉप देखने को मिलेगा। LTI का करीब 4% का देखने को मिलेगा, टेकएम का -2% का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, एम्फेसिस -2.3%, देन कॉग्निजेंट 1.8%, HCL टेक 1.1% और TCS, विप्रो, कोफोर्ज सबसे कम इन्फोसिस का। तो ये चारों का अगर आप देखें तो 1% से कम का इम्पैक्ट इनके EPS पर देखने को मिलेगा। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं इन्फोसिस, TCS, इन्होंने क्या किया है कि दे हैव रिड्यूस्ड H1B डिपेंडेंसी बाय शिफ्टिंग वर्क टू कनाडा, मेक्सिको एंड GCCs। देखिए कनाडा, मेक्सिको ये नियर शोर्स होते हैं, यानी कि इनकी US से जो टाइम जोन है काफ़ी ओवरलैपिंग होती है और US के कंपैरिजन में सस्ता होता है। तो अगर TCS मेक्सिको में जाकर ऑफिस खोलती है तो लगभग उसी टाइम जोन पर लोग काम करेंगे जैसे USA में टाइम जोन होता है, क्योंकि वो उसका बॉर्डरिंग कंट्री है, और साथ ही मेक्सिको हम जानते हैं कि USA के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता है, तो उनके कॉस्ट भी कम हो जाते हैं। तो उन्होंने इस स्ट्रैटेजी में पिछले कई सालों से काम करना शुरू कर दिया था। मार्जिन को डिप 11 to 100 बेसिस पॉइंट, 1% से कम का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, एंड EPS श्रिंक्स 0.5 to 6% इफ वीसा यूसेज कंटिन्यूज। तो अगर ये फीस हम देते भी रहें तो भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। HSBC का कहना है कि AI में डिफ्लेट रेवेन्यूज 8 to 10% विथ एनुअल हिट ऑफ 3 to 4% इन FY27। तो AI इज अ बिगर थ्रेट, क्योंकि AI की वजह से जो उनका बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी शिफ्ट हो सकता है। वीकनेस लाइकली टू एक्सटेंड इन Q2 एंड Q3, रिकवरी इन FY26 लुक स्लो। तो जैसा कि हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि IT सेक्टर इस वक्त काफ़ी चैलेंजिंग दौर से गुजर रहा है और अगले 1 से 1.5 साल कंपनी के लिए काफ़ी पेनफुल हो सकते हैं जब तक कि ये अपने नए बिजनेस मॉडल को इवॉल्व नहीं कर लेते और AI, क्लाउड और इन सब एरियाज में अपने पूरे तरीके से पैर नहीं पसार लेते। बुल ट्रैक में हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी हमसे जुड़ें उन्हें हम सही रास्ता दिखा सकें, और इसका प्रूफ है हमारे पोर्टफोलियोज। ये है 2021 का पोर्टफोलियो, और इसी ड्यूरेशन में अगर आप निफ्टी का रिटर्न देखेंगे तो वो 40% से कम है, और अगर आप हमारे 2024 पोर्टफोलियो को देखें तो वहाँ के रिटर्न्स करीब 18% हैं। आप में से कई लोगों ने हमारे पोर्टफोलियो का बेनिफिट उठाया है, लेकिन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो ये सीखना चाहते हैं कि कैसे हम इसी तरीके के हाई परफॉर्मिंग पोर्टफोलियोज को
खुद से डिजाइन कर सकते हैं और कैसे हम मल्टीबैगर स्टॉक्स को खुद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और इसीलिए हम लेके आ रहे हैं इन्वेस्ट फॉर अल्फा 2.0, दिस टाइम बिगर बेटर बोल्डर, जहां आप सीखेंगे कैसे मल्टीबैगर स्टॉक्स ढूंढें, कैसे निकालें स्टॉक्स की रियल वैल्यूएशंस और क्या वो की मिस्टेक्स हैं जिसे करके इन्वेस्टर्स अपने लाखों रुपए डुबाते हैं। नवंबर 8 एंड 9 2025 सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। तो अभी विजिट करें हमारी वेबसाइट bulltrack.in पे या हमसे कांटेक्ट करें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे। रजिस्टर नाउ। तो ये कल की वीडियो में मैंने आपसे कहा कि H1B वीज़ा एक ज़्यादा खतरे की बात नहीं है, वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू का डिप होगा और सूनर और लेटर वो जो रिकवर भी हो जाएगा और इसके भी अच्छे चांसेस हैं कि शायद इसमें रिलैक्सेशन फर्दर मिल जाए। क्यों? क्योंकि अभी भी अमेरिकन कंपनीज की काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स पे, उसे आप रातों रात हटा नहीं सकते, तो वहाँ से भी यूएस गवर्नमेंट के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर पड़ेगा। अब जो असली खतरा है जो हमारी आईटी इंडस्ट्री को बर्बाद कर सकता है वो क्या है? वो है हायर एक्ट। दिस इज द रियल डेंजर। इसके बारे में बात नहीं हो रही है। H1B काफ़ी छोटा सा इशू है, इसका मुझे डर नहीं है और ये कंपनीज को भी डर नहीं है। आज अब हमने देखा कि आईटी सेक्टर में भी हमें रिकवरी देखने को मिली। तो ये जो एक्ट है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है और अगर ये लग जाता है तो ये हमारी आईटी इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाएगा और हमारी इकॉनमी को भी चोट पहुंचाएगा। तो अब जानते हैं कि हायर एक्ट क्या है। इसमें ये प्रोविज़न है कि जो भी अमेरिका की कंपनी इंडिया में आउटसोर्सिंग करेगी उसके ऊपर एडिशनल टैक्स लगाया जाएगा और ये इसलिए लगाया जाएगा ताकि इंडिया में आउटसोर्स करना महंगा हो जाएगा। एक तरफ आपने हमारे इंजीनियर्स के ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिए कि अगर आप इंडिया से यूएस जाके काम करोगे तो आपके ऊपर एक्स्ट्रा पैसे आपको देने पड़ेंगे। दूसरी तरफ आप ये भी करने की प्लानिंग कर रहे हो कि वहाँ की कंपनी अगर यहाँ काम देगी तो उनके ऊपर भी 25% का टैक्स लगेगा। तो आप देख सकते हैं, एम्स टू बूस्ट यूएस जॉब क्रिएशन बाय डिस्करेजिंग आउटसोर्सिंग। तो उनका गोल ये है कि आउटसोर्सिंग बंद हो। और ट्रंप अपने हर इलेक्शन कैंपेन में, ना इस इलेक्शन में, इससे पहले वाले इलेक्शन में भी उन्होंने इसके बारे में बार बार बोला है। प्रपोजेस a 25% tax on outsourcing payments to foreign persons, यानी कि जो भी यूएसए की कंपनी फॉरेन वर्कर को हायर करेगी 25% का उनको टैक्स देना पड़ेगा। अब ये जो प्लानिंग ये है कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा इससे वहाँ पर डोमेस्टिक वर्कफोर्स फंड बनाया जाएगा, यानी कि वहाँ पे उन स्किल्स को डेवलप किया जाएगा ताकि आउटसोर्सिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। Introduced in the Senate must also pass the House before presidential assent। तो अब ये वहाँ के हाउस में पास नहीं हुआ है, लेकिन जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया कि एक एक करके ट्रंप हमारी कमज़ोर नस को दबा रहे हैं, चाहे वो रशियन ऑयल हो, चाहे A1 के केसेस हो यूएसए में, चाहे ईरान का पोर्ट हो, चाहे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान की डील हो। एक एक करके वो हमारी नस को दबा रहे हैं और अगला जो हमारी नस हो सकती है ये हायर एक्ट हो सकता है और उसके बाद फार्मा पर भी अटैक किया जा सकता है। तो हम दो ही तो एक्सपोर्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी तो आपने मार दिया हमें। जेम्स एंड ज्वेलरी, ये आपके जो कपड़े वगैरह हम एक्सपोर्ट करते हैं उस पर तो आपने हमको पनिश कर दिया। अब रह गया हमारा आईटी और फार्मा, उस पर भी आप हमें छेड़ेंगे तो फिर हमारी इकॉनमी के ऊपर खतरा मंडराता हुआ दिखेगा। इसलिए ये एक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अब हमारी होप ये है कि वहाँ की जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कंपनीज हैं, वो इसको अपोज करें, लेकिन हम जानते हैं कि किस तरीके से जब शासक सरफिरा हो जाता है तो कंपनीज और जो इंडस्ट्री होती है वो भी सामने नतमस्तक हो जाती है कि अगर हमने ज़्यादा चूचपड़ किया तो हमें भी लपेट दिया जाएगा। तो इससे बढ़िया है भैया जो चल रहा है चलने दो और ये टाइम कभी ना कभी ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन यूएस में हमें देखने को मिल रही है। फॉर इंडिया
would raise outsourcing cost, squeezes IT operations margin। तो आप देख सकते हैं कि एक तरफ तो बिजनेस नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी, एआई और ये सब आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे कंपनीज उस तरीके से बिजनेस नहीं ले पा रही हैं, और साथ ही अब ये जो कॉस्ट बढ़ रहे हैं ये हमारे प्रॉफिट्स मार्जिन्स को भी हिट करेंगे। तो कहीं से भी आईटी सेक्टर के लिए अच्छी बात बनती हुई हमें नहीं दिख रही है, खतरे चारों तरफ से बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अब हम क्या करें? क्या हम आईटी स्टॉक्स को बेच दें? क्या हम आईटी स्टॉक्स को में जो अब गिरावट हो रही है इसका इस्तेमाल करके इसमें पोजीशन बनाएं? क्या है हमारा व्यू? देखिए, मेरा ऐसा मानना है, और मैं आपको बता दूं कि आईटी इंडस्ट्री को मैंने अपने आंखों के सामने बढ़ते हुए देखा है। 2000 के दौर में जब ये सब कंपनियां छोटी छोटी हुआ करती थी, तब से मैं इसे देख रहा हूं, और मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं दावे के साथ कि आईटी इंडस्ट्री के जो एग्रेसिव ग्रोथ हमें पिछले 2 डिकेड से देखने को मिल रही है, वो अब मैच्योर हो रही है। हर इंडस्ट्री की एक साइकिल होती है, वो इन्फेंसी के स्टेज से चलती है, फिर वो एक टीम्स में अपने आती है, फिर वहाँ से उसमें एग्रेसिव ग्रोथ देखने को मिलता है, फिर वो मैच्योर होती है, और फिर उसकी डी ग्रोथ शुरू होती है। अब हम एक ऐसे स्टेज पर हैं कि पुरानी चीज़ें अब नहीं चलेंगी, सब कुछ बदलना पड़ेगा आईटी इंडस्ट्री में। अगर वो बदलाव नहीं होता है तो मैं इसे डेड मानूंगा। इस वक्त आईटी इंडस्ट्री में वही चल रहा है कि वो अपने आप को रीइन्वेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए इस स्टेज पर फर्मली ये कहना कि इस संकट से वो उबर जाएंगे, या ये कहना कि सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, दोनों जल्दीबाजी होंगी। हमें वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। अब ऐसे में करना क्या चाहिए? देखिए, अगर आपने आईटी के स्टॉक्स को बहुत पहले खरीदा है, आप अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हैं, और आप थोड़े कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, यानी कि आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इट इज़ बेटर कि आप प्रॉफिट को बुक कर लें। अब अगर इस वक्त आप खरीदना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें 2 चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। पहला ये कि सिर्फ बड़ी आईटी सर्विसेज कंपनी में पैसे लगाएं, जैसे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल, इन्हीं कंपनीज में लगाएं, और इन स्टॉक्स में भी 25 से 30% के फॉल के लिए तैयार रहें अगले 1 से 1.5 साल में, क्योंकि अगला 1.5 साल काफ़ी पेनफुल होने वाला है, और जो कदम ये उठा रहे हैं उनके रिजल्ट्स आने में कम से कम 2 से 3 क्वार्टर्स लगेंगे। और अगर आप इस करेक्शन में सही वैल्यूएशंस पर पोजीशन बना रहे हैं तो कुछ फंड, कम से कम 70 से 80% फंड को आप रिजर्व में रखिए। जब पॉजिटिव डेवलपमेंट्स इन कंपनीज में होनी शुरू करेंगे तब हमें उनमें पैसा लगाना है। हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है कि इस करेक्शन का इस्तेमाल करके खूब सारे शेयर्स भर के रख लेने हैं। क्यों? क्योंकि इस वक्त अनसर्टेनिटी का दौर है, और अगर अभी आप भारी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको फ़ायदा भी मिल सकता है, लेकिन उसका भारी नुकसान भी आपको उठाना पड़ सकता है। अब आइए दोस्तों, आज की मार्केट की बात कर लेते हैं, और मार्केट किस तरफ जा रहा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो आइए सबसे पहले आज का डेटा देखते हैं, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आज 23 सितंबर है, और मार्केट करीब 32 पॉइंट्स डाउन रहा, 25,170 के आसपास मार्केट्स क्लोज रहे। आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों से मार्केट्स हमें नेगेटिव में दिख रहे हैं, और करीब करीब आप देखिए तो 250 पॉइंट के करीब मार्केट ने लूज कर दिया। अगर हम कॉल आईवी पुट आईवी को देखें तो यहाँ पर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, मोटा मोटा सिचुएशन वहीं पर देखने को मिल रही है। पुट कॉल रेशियो में मार्जिनल गेन देखने को मिला है, 0.72 से 0.86 पहुँच गया है। विक्स लगभग कल की ही सिचुएशन में है, और आज मार्केट्स थोड़े ग्रीन में रहे, थोड़े फिर डाउन भी हुए बाय ईओडी, तो आज में पोजीशंस नहीं बनी है। अगर आप देखिए पिछले 4-5 दिनों से नेक्स्ट मंथ में पोजीशंस बनती हुई दिख रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मंथ में कुछ ज़्यादा एक्शन होने वाला नहीं है। हो सकता है मार्केट्स थोड़े ऊपर थोड़े नीचे इस तरीके से जाएं।
अगले मंथ पे एक्शन शिफ्ट होगा, ऐसा देखने को लग रहा है। अगर हम प्रीमियम्स की बात देखें तो आज प्रीमियम्स बढ़े हैं और नेक्स्ट मंथ का भी प्रीमियम आप देखिए यहाँ पर राइज देखने को मिला है। अच्छी खासी यहाँ पर टर्नओवर हमें देखने को मिला है, पिछले 2 दिनों से अच्छा खासा टर्नओवर देखने को मिला है। और हम अक्सर आपके साथ शेयर करते हैं कि जब भी मार्केट्स गिरते हैं हाई टर्नओवर पर तो अक्सर ये होप देता है कि कोई बड़ी मछली माल उठा रही है। अगर हम एडवांस डिक्लाइन देखें तो ये भी काफ़ी पुअर है। और FII का इंडेक्स शॉर्ट का पोजीशन अगर हम देखें तो शॉर्ट्स एक बार फिर उन्होंने घटाए हैं, 146 से 144 किया है, करीब 1.44 लाख किया है 1.46 लाख से, तो शॉर्ट्स भी उनके घटे हैं। तो आप देख सकते हैं कि करीब करीब 40,000 कॉन्ट्रैक्ट्स यहां से यहां पर कट हुए हैं। लेकिन हमें ये चीज़ नहीं भूलना चाहिए कि कैश मार्केट में FIIs क्या कर रहे हैं और वहां पर वो फिर से सेलिंग करना शुरू कर दिए हैं। अगर हम देखें तो 2-3 दिन पहले तक थोड़ी थोड़ी बाइंग की फिगर आ रही थी, लेकिन एक बार फिर उनके सेलिंग के फिगर्स आ गए हैं। तो आज का अगर मैं डेटा देखूं तो ये हमें हल्का सा एक पॉजिटिव वाइब दे रहा है और इसकी वजह से कल हमें थोड़ी बहुत ग्रीन देखने को भी मिल सकता है। लेकिन क्या वो सस्टेन करेगा? आइए चार्ट की तरफ चलते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं। तो आइए चार्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियोस को लगातार देख रहे हैं तो हमने आपको शेयर किया था कि लगभग यहां पर हमें बाय करना है और लगभग यहां पर हमें आपको पोजीशंस को एग्जिट करने को कहा था कि जब फॉल शुरू होने से पहले ही हमने कहा था कि प्रॉफिट्स को बुक कर लीजिए। और फिर हमने आपके साथ शेयर किया था कि हमें 25,330 के नीचे सेल करना है। अगर आपने किया होगा तो अभी आपको प्रॉफिट चल रहा होगा। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ से मार्केट्स किधर जाएंगे। देखिए, आज का डेटा मैंने आपको दिखाया, वहाँ पर थोड़ी हमें पॉजिटिव डेटा देखने को मिला, साथ ही इतना ज़्यादा पैनिक हो गया है तो एक छोटी मोटी रिकवरी का सीन है। लेकिन क्या अब ये फॉल खत्म हो जाएगा, मार्केट्स ऊपर जाता हुआ दिखेगा? अभी तक का डेटा देखकर ऐसा नहीं लगता है। ये रिकवरी थोड़ी बहुत आएगी, शायद इंट्राडे में ख़त्म हो जाए, शायद कल का दिन हमें ग्रीन देखने को मिल जाए, लेकिन ये ऐसा नहीं लगता कि इस फॉल ने अपना कंप्लीट जो मूव है ख़त्म कर दिया है। ऐसा नहीं लगता, ये फॉल अभी चलेगा। तो इस वक्त क्या है लेवल? तो अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं इस लेवल पर तो आपको कंटिन्यू करना चाहिए। क्या इस वक्त हमें फ्रेश शॉर्ट्स बनाने हैं? नहीं, फ्रेश शॉर्ट्स नहीं बनाने। फ्रेश शॉर्ट्स बनाने का हमारा जो लेवल होगा वो होगा 25,130। जब तक ये लेवल ब्रीच नहीं करेगा फर्दर फॉल हमें नहीं देखने को मिलेगा। तो अभी सिचुएशन क्या है कि मार्केट लगभग यहाँ ही घूमता हुआ हमें दिखेगा। एक दिन ग्रीन दिख सकता है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड आज के डेटा के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि ये कंटिन्यू करेगा। तो मैं इसको कंफ्यूज ना करते हुए आपको साफ शब्दों में बता देता हूँ कि इस वक्त हमारा सजेशन क्या है। सजेशन ये है कि 25,330 के आसपास अगर आपने सेल किया है, कंटिन्यू टू होल्ड योर सेल पोजीशंस विद स्टॉप लॉस ऑफ 25,400। इसके ऊपर जाएगा तो पोजीशंस को हमें एग्जिट करनी है और फ्रेश शॉर्ट्स अभी नहीं ओपन करने हैं जब तक कि ये लेवल ब्रीच नहीं होता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा और अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।